एक सवाल जो है मैं भोजपुरी में पूछना चाहूंगा ताकि जनता भी कनेक्ट कर पाएगी। जैसे प्रशांत जी को बिहार के लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव लड़ाते थे, अब खुद लड़े खातिर उतर गई बारे। तो ये जरूरी नहीं है कि जे चुनाव लड़ावेला वो चुनाव लड़ के खुद जीत सकता है। कहे कि जैसे पहलवान अगर अखाड़ा में जाता है तो पहलवान के तो कोई दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन लड़ी अपना शक्ति पे। तो लोग कैसे माना था कि वहाँ के इस चुनाव में अपने आप के जैसे पहले वहाँ के विशेषज्ञ रही हाँ तो अपने आप की साबित कर पाए। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छा प्रश्न बताओ। प्रशांत जी ये कहाँ कहनी है कि हम चुनाव लड़ब, वहाँ के जौन काम पहले करत रही वही काम आजो करत रही। अच्छा, प्रशांत जी खुद चुनाव नहीं लड़ब, चुनाव लड़ावत है। क्या वहाँ डर बका कि ना, बिल्कुल ना, वहाँ के कोनो डर नहीं। अच्छा, जब आप जेडीयू में थे तो जेडीयू में कितने वर्ष रहे होंगे? हम लोग 2016 के अंतिम वर्ष में जेडीयू में है और 2022-23 तक। तो ठीक है, तो आप जब इस दौरान जेडीयू में थे तो उस टाइम कभी नीतीश जी से आपका मिलना हुआ तो उस टाइम वो स्वस्थ थे? बिल्कुल स्वस्थ थे नीतीश जी, करीब 16 से 19-20 तक लगभग ठीक ठाक थे। कोविड के समय में बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये कि एनडीए के कुछ लोग भाजपा और अब के जो चिराग पासवान जी जिस लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, चिराग जी, दोनों लोगों ने मिल करके नीतीश जी के ऐसे पीठ में खंजर घोपा कि उनके दिल पे ऐसा चोट लगा कि मेरी पार्टी को और हमको सहयोगी दलों ने हम जिसके साथ कमजोर कर दिया। उस मैंने तनाव से मुख्यमंत्री जी निकले नहीं, जिसका कारण है हमको अपना ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल के ऊपर यह आघात पहुंचा कि हम इतना ईमानदारी से जिसके लिए काम किया वो मेरे साथ छल किया और उससे वो बाहर नहीं उभरे और जिसका कारण हुआ कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो चुके। एक सवाल आपकी बधारा विधानसभा के लोगों के मन में बार आएगा कि सौरभ जी अवसरवादी हो सकते हैं। शुरू में आरजेडी में गए होंगे, वहाँ पे दाल नहीं गली होगी तो जेडीयू के तरफ रुख किए और जेडीयू में भी मौका नहीं मिला होगा जिस स्तर पे वो चाहते होंगे, तो अभी जन सुराज में है। क्या पता भविष्य में कोई और पार्टी में चले जाए? बिल्कुल नहीं जाएंगे, आप देख लीजिए। ठीक बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने बोला कि अवसरवादी होंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय, हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, वो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताया कि उस पार्टी का अपहरण हो चुका है। चुनाव के बाद इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा और जन स्वराज जो पार्टी है इसका विचार मेरे विचार से इसलिए मिल रहा है। पर मान ली कि रहुआ अगर जैसे मौका मिल जाता है राहुल बदहरा से जन स्वराज खातिर, तो राहुल प्राथमिकता क्या रही और पहला काम रहुआ क्या करे? वहाँ से जीत के विधानसभा में पहुंच जाता नहीं तो क्या करें? लेकिन हम लोग पहलों करी पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये पार्टी चलने वाली पार्टी है, इसलिए हम लोग जैसे नौजवान के लिए बहुत ही सुटेबल। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले दिनों जो पॉडकास्ट देखा होगा रामकृपाल यादव जी के साथ, वो हमने गोपालगंज में कवर किया था और वहाँ पे आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड था, तो पहले से कुछ प्रिपरेशन था नहीं, लेकिन मैंने अपने तरफ से जो जो चीज़ें पूछनी चाहिए थी मैंने पूछने का प्रयास किया और मैंने आप लोगों को बताया था कि हम पटना चलेंगे और पटना में और भी जो जो बिहार की राजनीति में अपना योगदान निभाते हैं या जो भविष्य है उन लोगों से मिलाएंगे। तो सौरभ जी से मुलाकात हुई, ये आरा लोकसभा के बदहरा विधानसभा से हैं। पहले ये आरजेडी से अपना राजनीतिक शुरुआत किए, उसके बाद जदयू से फिर जन स्वराज। तो बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे मन में मैं आज इनसे पूछूंगा और इनका राजनीतिक अनुभव और साथ में आज जो युवा है वो कैसे अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। तो हमारे साथ हैं आज युवा जो राजनीति में अभी जन स्वराज से बदहारा से विधानसभा प्रत्याशी के भी रूप में सबसे प्रबल हैं। तो सौरभ जी आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके साथ आपके माध्यम से आपके जो व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार प्रणाम। तो सौरभ जी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जैसे मैंने तो बताया है कि आप आरा लोकसभा के बदहारा से हैं, तो आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसे हुई? देखिए, आपने बोला कि पहले अपने बारे में बताने के लिए, तो सबसे पहले मेरा नाम है सौरभ सिंह यादव, पिताजी का नाम बच्चालाल यादव जी, भोजपुर जिले के बड़हरा विधानसभा के हम लोग रहने वाले हुए। बड़हरा ब्लॉक भी है मेरा और बड़हरा ब्लॉक में एक खवासपुर पंचायत है जी, जो गंगा और सरजू के बीच में स्थित है। और ये कहे कि मेरे पंचायत को और मैंने आप नज़दीक से समझ पाएंगे तो हमारे पंचायत के बगल में एक सिताब जगह है जहाँ के लोकनायक जयप्रकाश जी रहे हैं, तो हम उस जगह के रहने वाले हुए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, राजनीति से पहले आपके बचपन और परिवार के बारे में बताइए। किन हालातों ने आपकी सोच को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, परिवार और राजनीति के बारे में समझेंगे तो हम अपना नाम तो बता ही दिया कि सौरभ यादव हुआ।
हम भाई में 3 भाई, 5 बहन। अच्छा। और मेरे पिताजी 5 भाई 5 बहन। परिवार बड़ा था, गरीब सामान्य परिवार में हम लोग जन्म लिए, धूल और मिट्टी में खेले हैं। दादाजी के साथ बैल लेकर खेत में गए, बैल को पकड़ करके खेत में भी गए हैं। हल जोते हैं? नहीं, हल नहीं जोते हैं। हल अच्छा। तो दादाजी ने जोता है। दादाजी बचपन में हल थोड़ी जोत पाए। दादाजी हल जोतते थे, बैल था, हल था। दादाजी के साथ वो बैल का रस्सी पकड़ा देते थे और हम लोग खेत में चले जाते थे। अच्छा लगता था बचपन में जाना। बचपन में माँ जब रोटी और नमक घोस के देती थी तो हम लोग खाते पीते थे, मकई का भात और मट्ठा खाते थे। बचपन तो बहुत मज़ेदार रहा है, जिस स्थिति में भी रहा। तो ऐसा हम लोग का बचपन रहा है। घर परिवार बहुत बड़ा था, चाचा चाची बुआ सब लोग रहा, सब लोग अच्छे से रहा जी। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ा। उसके बाद किन हालातों ने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर दिया? हाँ, राजनीति में आने का एक हम ये बड़ा हमको ये कहिए कि एक माने हम भाग्यशाली हैं कि अपने दादा के बहुत करीब रहे हैं। तो दादाजी एक बार बहुत हम बचपन में एक बार हमारे यहाँ खवासपुर में लालू जी का कार्यक्रम हुआ था। एक बार क्या हमेशा ही होते रहता है उनका, जब वो राजनीति में एक्टिव थे। हाँ एक्टिव थे। तो लालू जी का लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, खवासपुर में उनका हेलीकॉप्टर गिरता था। आज भी अगर स्वस्थ रहते हैं तो खवासपुर के लोगों के बारे में पूछते हैं, जांचते हैं, चर्चा करते हैं। तब हम बचपन में जब लालू जी गए थे तो हमको कंधा पे लेकर के मेरे दादाजी लालू जी को दिखाने ले गए थे। तो हमने उनसे प्रश्न किया कि दादाजी कौन है। मैं उस वक्त बचपन में नहीं समझ पा रहा था कौन है। तो बोले कि ये लालू यादव जी हैं। तो हम बोले कि हम जीत के बाबा से कि हमको वहाँ जाना है। तो सामान्य लोग थे, किसान थे, भीड़ में थे, इतना भीड़ था कि आप जा नहीं सकते हैं। तो दादा बोले कि नहीं, आप अभी नहीं जा सकते हैं। जब आप भोजपुरी में समझाए, जब आप बड़ा होइएगा, राजनीति करना चाहिएगा, तब उनके पास तक जा सकते हैं। तो उसी समय से बचपन में ही दिमाग घर कर गया था कि हमको लालू जी के पास जाना था। ऐसा कोई ये नहीं था कि अरे बचपन में क्या हम ये झूठ बोल रहे हैं कि हम बहुत भारी समाजवादी बनना चाहते थे। हाँ, सही बात है। बचपन में क्या सोच हो सकता है। हाँ। वो बातें दिमाग में घर कर गई और बचपन से ही राजनीति के तरफ हमारा झुकाव बढ़ गया। तो जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, जब आप राजनीति के क्षेत्र में आए तो आप पहले आरजेडी में आए, उसके बाद फिर आप जेडीयू में गए, फिर जन स्वराज में आए हैं। तो इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक क्या रहा है कि आप पार्टियां बदले हैं? हाँ, लोग के मन में सवाल भी होंगे। हाँ बिल्कुल। सबक ये है कि हम ये समझे कि अभी हमको और ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता है। जी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप प्रदेश उपाध्यक्ष युवा रहते हुए आपने युवाओं की राजनीति को करीब से देखा है। आज बिहार का युवा किस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है? आप जेडीयू से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हाँ, युवा के। हाँ, तो आज के वक्त में आपको क्या लग रहा है कि बिहार का जो युवा है वो सबसे ज्यादा किस समस्या से जूझ रहा है? तो आम भाषा में हो गया, बोलचाल की भाषा में आम हो गया, बेरोजगारी सबसे बड़ी इशू है। जी। हाँ, बेरोजगारी को कैसे रोका जाए। तो बेरोजगारी पे हम लोग के जो पार्टी के नेता हैं जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बेरोजगारी को बड़े ही ठोस कदम बहुत ही बढ़िया तरीका से होमवर्क करके और लोगों के बीच बता भी रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। जी। दो बड़ी पार्टियों में आप काम करने के बावजूद आप वहां टिके क्यों नहीं रह पाए? क्या वो आपको अपनी सोच को लागू करने की जगह नहीं मिली? ठीक बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, आई होना भी चाहिए था। सबसे पहले हमने जिस पार्टी में राजनीति की शुरुआत करा वो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी है। जी। तो उस वक्त तो हम लोग परिवार से जहाँ से जिस समाज से आते हैं तो लोग समझ यादव हैं तो आरजेडी वाला है, ये तगमा लगा हुआ है। तो स्वाभाविक है, नेचुरली हम लोग चले गए उस दल में, राजनीति का शुरुआत किए। और जब बचपना था, धीरे धीरे जैसे राजनीतिक चेतना जागते गया, तब समझ में आया कि आपका जो विचार है आप उस विचार को लागू नहीं कर सकते हैं या आप अपने विचार से राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको आपके ऊपर दूसरा विचार और दूसरा जो परिभाषा है आपके ऊपर थोपा जाएगा और उसी से आपको जीना होगा। रहा दूसरा बात जेडीयू का, तो जेडीयू में कुछ हद तक कुछ विचार था कि मैंने कुछ अच्छा है, नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पे ईमानदार हैं, जबरदस्ती कोई आपको विचार को थोपा नहीं जा सकता है। लेकिन एक शब्द आपको कहेंगे, आज तक आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का अपहरण हो गया, किसी बच्चे का अपहरण हो गया। लेकिन हम आज आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कि जेडीयू पार्टी जनता दल यूनाइटेड का अपहरण हो चुका है। अच्छा, मतलब किस आधार पे आप ये कह रहे हैं? ये कह रहे हैं
इस आधार पर कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो राजनीतिक चेतना था, वो जिस तरह से वो आए थे या जिस तरीके का उनका वर्किंग स्टाइल था, आज का जो स्टाइल है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। वो एक भी फैसला अपने मन से नहीं ले सकते हैं। 4-5 राजनीतिक लोग, 4-5 IAS उनको एक तरह से कह सकते हैं गाइड करके, और अनाप शनाप फैसला लोग ले रहे हैं जो कि बिहार के हित में नहीं है। जी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन एनडीए बार बार बोलती है कि वो तो स्वस्थ है। बहुत सारे आपको कार्यक्रम में भी दिख रहे होंगे। तो आप बहुत सारे जो कार्यक्रम में दिख रहे हैं, तो उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनकी भाषा को देखिए। बिहार की जनता जान चुकी है। लेकिन ये जो लोग एनडीए के लोग कहते हैं या उनके दल के भी लोग कहते हैं या जो भी करते हैं, तो प्रशांत जी ने कहा है, प्रशांत किशोर जी ने, कि डंके के चोट पे कह रहे हैं कि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप मेडिकल बुलेटिन जारी करिए कि नीतीश जी मानसिक रूप से पूरे स्वस्थ। जब आप जेडीयू में थे तो जेडीयू में कितने वर्ष रहे होंगे? हम लोग 2016 के अंतिम वर्ष में जेडीयू में गए और 2022-23 तक हम लोग। ठीक है, तो आप जब इस दौरान जेडीयू में थे तो उस टाइम कभी नीतीश जी से आपका मिलना हुआ तो उस टाइम वो स्वस्थ थे? बिल्कुल स्वस्थ थे। नीतीश जी करीब 16 से 19-20 तक लगभग ठीक ठाक थे। कोविड के समय में बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ, और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए ने, यानी एनडीए, ये यूं कहिए कि एनडीए के कुछ लोग भाजपा और अब के जो चिराग पासवान जी जिस लोजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, चिराग जी, दोनों लोगों ने मिल करके नीतीश जी के ऐसे पीठ में खंजर भोंका कि उनके दिल पे ऐसा चोट लगा कि मेरी पार्टी को और हमको सहयोगी दलों ने, हम जिसके साथ कमजोर कर दिया। उस मैंने तनाव से मुख्यमंत्री जी निकले नहीं, जिसका कारण है हमको अपना ऐसा महसूस होता है कि उनके दिल के ऊपर यह आघात पहुंचा कि हम इतना ईमानदारी से जिसके लिए काम किया, वो मेरे साथ छल किया और उससे वो बाहर नहीं उभरे, और जिसका कारण हुआ कि मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो चुके। जी। इसके बाद एक सवाल आपके बधारा विधानसभा के लोगों के मन में बार बार आएगा कि सौरभ जी अवसरवादी हो सकते हैं। शुरू में आरजेडी में गए होंगे, वहां पे दाल नहीं गली होगी तो जेडीयू की तरफ रुख किए, और जेडीयू में भी मौका नहीं मिला होगा जिस स्तर पे वो चाहते होंगे, तो अभी जन सुराज में है। क्या पता भविष्य में कोई और पार्टी में चले जाए? बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब देख लीजिए, ठीक बात, बहुत अच्छा प्रश्न आपने बोला कि अवसरवादी होंगे। ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया कि राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार की पार्टी है, वो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है। जनता दल यूनाइटेड के बारे में बताया कि उस पार्टी का अपहरण हो चुका है। इस चुनाव के बाद इस पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, और जन स्वराज जो पार्टी है, इसका विचार मेरे विचार से इसलिए मिल रहा है कि जन स्वराज लोक पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये पार्टी चलने वाली पार्टी है, इसलिए हम लोग जैसे नौजवान के लिए बहुत ही सुटेबल, या यूं कहे कि हम लोग को आगे चलने के लिए बहुत अच्छी। लेकिन आप क्या कहेंगे, जब आप आरजेडी में जेडीयू में थे तो आपके लिए वो पार्टी ठीक थी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जन स्वराज के आने के बाद हो गया है? नहीं, तो क्या बहुत ज्यादा खामियां हैं उन लोगों में? बहुत खामियां हम बोलने के लिए नहीं गिनाए बैठे हैं। हमने ये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का अपना एक विचार है, परिवार का एक विचार है, उनका राजनीति करने का स्टाइल है। उस दल के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप एज ए कार्यकर्ता आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, या आप अपने मत को या अपनी बातों को नेता के पास आप नहीं रख सकते। तो लोग अपनी बात जो बोलेंगे और आपके ऊपर जो थोपेंगे, उसी को लेकर के आपको चलना होगा। कुछ हद तक नीतीश जी के दल में था कि लोकतांत्रिक पार्टी थी, जो कुछ बात रख सकते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो चुके हैं, और जन स्वराज ये जो दल है पूर्ण रूप से ये लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसमें आप अपना विचार रखने के लिए आपको आजादी है, फ्रीडम है राजनीति करने के लिए। तो इसलिए हम लोग ये अच्छा है। रहा बात अवसरवादी होना, कोई गलत चीज नहीं है। यदि आप भटक रहे हैं, राजनीति में सीखने की आवश्यकता है। हम लोग का उम्र जो है अभी तो सीखने का था। जब हम लोग राजनीति शुरुआत की तो भटक रहे थे। जैसे जैसे आप चेतना जगती है, उस हिसाब से आपका जो विचार है, आपका डेवलपमेंट है, उस हिसाब से होते रहता है। तो क्या बड़हरा विधानसभा की जो वहाँ की आम जनता है, वो सौरभ सिंह यादव पे भरोसा कर सकती है? बिल्कुल भरोसा कर सकता है बड़हरा की जनता। हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि जिस हम दल में हैं, वो दल बिल्कुल ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये दल है। यदि मेरे मत और विचार से अगर किसी को भिन्नता होगी, तो वो मेरे दल और मेरे नेता के पास अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी बात को रख सकते हैं, मेरा विरोध कर सकते हैं। यदि हम गलत रास्ते पे होंगे तो उसमें वो सारी व्यवस्था है जिसे हम
कभी कोई गलत कदम नहीं उठा सकते। जी, इसके बाद हम अभी बडहरा विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे, तो चलिए बडहरा विधानसभा के ऊपर चलते हैं। वहाँ की जो राजनीति है वो किन मुद्दों पे टिकी हुई है, और साथ में वहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आपकी जो जन सुराज पार्टी है चाहेगी कि बडहरा में ये चीजें हैं वो मूलभूत रूप से लागू हो सके। देखिए, बडहरा की जो राजनीति है तो कहे कि वो तो पूरा प्रदेश का ही है। लोग जाति की राजनीति पूरे अंदर तक पिरोए हुए हैं। कहीं ना कहीं जाति की खेती बिहार में शुरू से है और अभी भी है। मैंने इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो पहले बार ये हम लोग जाति विहीन मैंने जाति से ऊपर उठ करके अपने मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं। और दूसरा बोले आपकी बडहरा में क्या मूल समस्या। देखिए, बडहरा हमारा जो इलाका है वो फ्लड का इलाका है जी। और बाढ़ से हम लोग हमेशा त्रस्त रहते हैं। तो इसलिए हम लोग की जनता की जन सुराज की जब सरकार होगी, जनता की जब सरकार होगी, तो बाढ़ के लिए ठोस ऐसा कोई कदम बनाया जाएगा जिससे हम लोग बार बार जो बाढ़ से हम लोग परेशान होते हैं वो नहीं हो। बड़ा डैम हम लोग बना करके उस पानी की धारा को दक्षिण की दिशा में जिधर सुखाड़ है उधर हम लोग भेजने का काम करेंगे। और यहाँ तक कि हमारे पार्टी के जो जन सुराज के नेता हैं उन्होंने फ्लड के लिए कहा है कि पूरे उत्तरी बिहार से जहां भी पूरे फ्लड है उसके लिए एक नहर बनाएंगे, एक नदी होगी जो एक धारा होगा जिसको बहा करके पानी को दक्षिण दिशा की ओर ले चलेंगे जहां सुखाड़ है जी। तो उस पे ये काम है। दूसरा कि मेरे यहाँ शिक्षा तो मैंने इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मेरे विधानसभा में एक महाविद्यालय नहीं। अच्छा, आप सोचिए कि विधानसभा कितना बड़ा होता है, लाखों लोगों मिनिमम 3 से 4 लाख लोग वोटर होते हैं। बेटा तो छोड़ दीजिए, बेटियों को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए उत्तम व्यवस्था नहीं हो, डिग्री लेना हो, जो मध्यम क्लास के एकदम गरीब लोग हैं जो आप समझिए कि मुख्यालय नहीं जा सकते हैं भाड़ा करके, उस घर की बेटी कैसे पढ़ेगी। तो मेरा ये दूसरा उद्देश्य है कि हम अपने इलाके विधानसभा के अंदर 1 से 2 महाविद्यालय का निर्माण करेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था होगा। जो प्राइवेट अस्पतालों में अभी का जो बाढ़ का समय है बडहरा के इलाके में अगर उत्तम व्यवस्था नहीं होगा तो माँ बहनों की जो ये प्रसव की जो पीड़ा होती है, प्रसव से महिलाएं मर जाती हैं। तो इसलिए उस तरीके का उत्तम व्यवस्था हो, ये तो तत्काल होगा, एकदम बिल्कुल ही तत्काल करने मतलब ये एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है, प्राइमरी, इसमें कोई राजनीति है बिल्कुल एकदम प्राइमरी है जी। इसके बाद एक और मुद्दा है। अच्छा, हम लोग के इलाके का जैसे वेटनरी डॉक्टर स्वास्थ्य में आप उसको भी जोड़ सकते हैं। मवेशी माने एक वो पंचायत में आप 1200 से 1500 मवेशी होती है और गरीब आदमी जिसका आधार है कि वही गाय को दूध करके रोजी रोटी चलाता है, दूध को बेचता है और उसकी मवेशी 50,000 और 1 लाख की होती है और मर जाती है, इसलिए कि उसको उचित समय पे उसको इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हम आपके माध्यम से अपने बडहरा विधानसभा की जनता को बताना चाहते हैं कि हम लोग आदमी के लिए ये तो चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था करेंगे, लेकिन वेटनरी में पशुओं के लिए भी उत्तम व्यवस्था का हम लोग काम करेंगे जिससे पशु मरे नहीं, लाभ मिले। इसके बाद जो मेरा अगला सवाल है, बिहार में शुरू से पलायन होता रहा है, ये हम मान सकते हैं कि 90 के बाद से, क्योंकि कुछ आंकड़े ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कह रहा हूँ, कुछ आंकड़े हैं जो कहते हैं कि 90 के बाद से बिहार के लोग विस्थापित होने लगे। कोई भी भारत के अन्य राज्यों जैसे दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, जिसको जहाँ सुविधा बुझाया, अनस्किल्ड भी थे लोग, पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो पलायन कर गए। और यहाँ पे उतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि कोई काम कर सके। और अभी भी जो युवा है आपके बडहरा में भी बहुत सारे ऐसे युवा होंगे जो मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे, जो चेन्नई, बेंगलोर कहीं कमाने जाते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जन सुराज इस बार क्या ठोस कदम उठाएगी कि आने वाला भविष्य कहीं बाहर न जाके अपने यहाँ रोजगार पाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने किया है। 1990 में हो सकता है कि इसकी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन प्लान करने का 1980 लगभग 1980 से ही लोग प्लान करना शुरू कर दिए थे। अच्छा। और बिहार बहुत पहले हम लोग का अग्रणी राज्यों में था, बाद में धीरे धीरे पिछड़ते चला गया। तो कहीं ना कहीं ये नेतृत्व क्षमता की कमी रही होगी। और बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि जैसे ही जनता की सरकार होगी, जन सुराज की सरकार होगी, तो हम लोग इस प्लान को रोकेंगे। और पूरे उनके पास, प्रशांत जी के पास इसका विजन है और डॉक्यूमेंट्री उन्होंने होमवर्क करके इसको तैयार करके रखा है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो
10 से 12 हजार के लिए दिल्ली बम्बे में जाते हैं जो रोजगार देने के लिए, उसको यहीं 10 से 12 हजार का रोजगार मिलेगा। और उसके लिए उन्होंने गारंटी कार्ड भी बना दिया। अच्छा। हाँ, परिवार लाभ कार्ड में उन्होंने गारंटी बना दी, कार्ड दे दिया है परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से कि जो ये कार्ड बनाएंगे और जनता की सरकार होगी तो 10 से 12 हजार का रोजगार उसको गारंटेड यहीं दिया जाएगा, उस कार्ड से, एटीएम के माध्यम से। ये वो माने एकदम होगा ही होगा। दूसरा, जो उद्योग के लिए जो हमारे नौजवान चाहेंगे, माने नौकरी तो सरकारी होगी, चूंकि सरकारी नौकरी सबको नहीं मिल सकता है जी। तो जो हमारा पैसा है जो बैंकों में 4 लाख करोड़ के आसपास जो जमा होता है, और वो पूंजी हम लोगों को लोन, सरकार के इच्छा शक्ति के कमी की वजह से नौजवानों को पैसा नहीं मिलता है रोजगार करने के लिए, और वो पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है, गुजरात, बम्बे, माने अलग अलग जो समृद्ध राज्य हैं जो उद्योग करने के लिए। अब उनको वहाँ की सरकारें पैसा को दिलवाती हैं। तो प्रशांत जी ने कहा है कि जैसे ही हम लोग की सरकार होगी ये ताला बंद हो जाएगा, बिहार का पैसा बिहार में रहेगा, एक पैसा कहीं नहीं जाएगा, और उस पैसे को हम लोग यहाँ के नौजवानों को रोजगार के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में, जो जैसा उद्योग करना चाहेंगे उस हिसाब से पैसा दे करके रोजगार कराने का काम करेंगे। और इस पे मैंने बड़ा प्लान उन्होंने किया। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जमीनी रूप पे कितना उतर सकता है। आप यादव समाज से आते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आज के वक्त में राजनीति में जाति जैसे मुद्दों से उठकर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो समाज को समृद्ध कर सकते हैं उस पे करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जाति सच्चाई है, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं जी कि जाति बिल्कुल सच्चाई है, लेकिन जाति के ऊपर ही राजनीति माने वोट होगा ये कुछ जरूरी नहीं है। इसलिए वो बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और इसी बिहार से मोदी जी को माने बहुमत मिलता है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोदी जी के जाति के कितने लोग हैं जी? यही नीतीश जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश जी के जाति के कितने लोग हैं जी? अगर जाति पे ही वोट होता है तो हमारे यादव समाज से और लालू जी का जो एमवाई का समीकरण है और जो सामाजिक क्रांति है, तो जाति के हिसाब से तो सरकार इनकी होनी चाहिए थी, तो बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जाति पे ही राजनीति है, मुद्दों की राजनीति है। अब पुरानी राजनीति और नई राजनीति की लड़ाई है, और उसमें हमको लगता है कि नया राजनीति जीतेगा। विधानसभा 2025 बिल्कुल समझ सकते हैं अब सामने है, तो जो आपका बदहरा की जो जनता है वो कहती है विकास केवल भाषणों में हुआ है। जैसे हर बार नेताजी आते हैं, कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो जारी कर देंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि असली समस्या सिस्टम है या नेतृत्व की कमी है? देखिए, बहुत अच्छा ये प्रश्न है। ये प्रशांत जी इस बात को बहुत अच्छा से समझाते हैं जी कि नेता ने जो भाषण दिया वो किया है कि नहीं किया। हो सकता है कि कुछ नहीं भी किया हो जी, लेकिन नेताओं ने जो भाषण दिया उसको पूरा किया। कैसे किया इसको हम आपको ब्रीफ कर देते हैं। प्रशांत जी बोलते हैं कि आपने 5 किलो अनाज के नाम पे वोट दिया है, तो 3 किलो मिले कि 4 किलो मिले, अनाज आपको मिल ही रहा है जी। आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दिया है, तो आपका काम हो चाहे नहीं हो, हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है जी। एक सवाल जो है मैं भोजपुरी में पूछना चाहूंगा ताकि जनता भी कनेक्ट कर पाएगी, ये मेरे मन में अभी अचानक से आया। जैसे प्रशांत जी को बिहार के लोग बोल रहे हैं कि ये चुनाव लड़ाते थे, अब खुद लड़े खातिर उतर गई बारे, तो ये जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़ावेला वो चुनाव लड़ के खुद जीत सकता है। कहे कि जैसे पहलवान अगर अखाड़ा में जाता तो पहलवान के तो कोई दिशा निर्देश दे सकता, लेकिन लड़ी अपना शक्ति पे। तो लोग कैसे माना था कि मतलब जैसे कि प्रशांत जी बानी वहाँ के इस चुनाव में अपने आप के, जैसे पहले वहाँ के विशेषज्ञ रही हैं, तो अपने आप को साबित कर पाए हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, अच्छा प्रश्न बताओ। प्रशांत जी ये कहाँ कहनी है कि हम चुनाव लड़ब? वहाँ के जौन काम पहले करत रही वही काम आजो करत रही। अच्छा। पहले वहाँ के कोनो राजनीतिक दल खातिर करत रही, हाँ, अलग अलग राजनीतिक दल खातिर, मोदी जी खातिर 10-12 को मुख्यमंत्री बनैली अलग अलग पार्टी के लोग के देश में। अब वहाँ के बिहार के जनता खातिर काम करता है जी। अंतर ये बा, आप प्रशांत जी खुद चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव लड़ावत है। बिल्कुल ना, वहाँ के कोनो डर देखे। अच्छा। अगर हमनी के हम जा बिहार के जनता जाके कही कि वो है चुनाव लड़ी, तो वहाँ के लड़े के तैयार बनी, लेकिन ये वहाँ के आज भी कहता नहीं कि हम चुनावे लड़ावे वाला काम करता नहीं, जो पहले काम करत रहे वही काम करता नहीं। अब तहनी के अर्जुन बनल लोग हम कृष्ण बन। हाँ, तो वहाँ के व्यवस्था परिवर्तन करे के बात कहता नहीं। वहाँ के इहो नहीं कि कहत कि हमरा मुख्यमंत्री बने के लालच बा, विधायक बने के, एमपी बने के, तो उस सब बात तो कहते बनी। और यहाँ कहाँ कोनो परिवर्तन होता, वहाँ दल खातिर काम करता नहीं, अब बिहार के जनता खातिर काम करता नहीं, वहाँ के बिहार के जितावे के काम करता नहीं। अगर मान ली कि रहुआ अगर जैसे मौका मिल जाता थे राहुल बदहरा से जनसुराज खातिर, तो राहुल प्राथमिकता क्या रही और पहला काम रहुआ क्या करे? वहाँ से जीत के
विधानसभा में पहुंच जाता नहीं तो क्या करें? देखिए हम लोग पहलों का नहीं, हमरा यहाँ तो बड़ी चुनौती बा। हमरा यहाँ आजादी के बाद से 2-3 बार छोड़ दिया तो एक परिवार के कब्जा रहल बा। अच्छा, एक परिवार के कब्जा रहल बा। वहाँ लोग से हमारा कोनो कंपेयर नहीं के, बड़ा व्यक्तिगत मतभेद भी नहीं के, वहाँ से ना हमारा कंपेयर भी हो सकेला। हम सामान्य परिवार के लोग बन जाए, वहाँ बड़ा लोग घर के लोग बाड़ी जाए। लेकिन ये एक बात कहम कि बड़हरा विधानसभा खातिर वहाँ सबके कुछ ना सोचनी। बड़हरा विधानसभा अगर बिहार देश में सबसे पिछड़ा राज्य बा तो हमरा बुझाता कि बिहार के अंदर बड़हरा विधानसभा टॉप 10 में पिछड़ा विधानसभा में काउंट हुई। रौरा वजह बाढ़ के उतने मार बा, गरीबी उतने बा, खेती किसानी के उतने परेशानी बा। हमरा यहाँ बिन मला भाई के संख्या बा तो मछली मारे के लोग मंडी होके चाहिए, तमाम काम बा। तो अब जैसे कि सबसे पहले शिक्षा रोजगार तो हमने के सबसे बड़ा मुद्दा बात कही है सर, तो वो कभी के नहीं है। ओकरा बाद स्वास्थ्य के एकदम इमीडिएट सुधारे के जरूरत बा। रुआ कभी के नहीं कि वेटनरी इवेंट साथ में ओकरा के जोड़ के वेटनरी डॉक्टर के साथ साथ आदमी के लोग के भी एकदम समुचित माने एकदम उचित ही व्यवस्था बा जो कि तुरंत होके के चाहिए, इच्छा शक्ति के जरूरत बा। तीसरा बा कि खेती और किसानी के हमरा यहाँ फसल बर्बाद हो जाता है तो बाढ़ के स्थिति के सुधार करके आ किसान के स्थिति के सुधार ये तत्काल आवश्यकता बा जो की मूलभूत माने जरूरी। तो माने ये विधानसभा पहुंचे तो ये सब मुद्दा के उठाए तो का निवारण करे। हाँ बिल्कुल उठाई ना, एकरा के बिल्कुल इम्प्लीमेंट करम। ये अधिकार क्षेत्र के बात बा, लड़ के एकरा के करावे के हमनी के काम करम जाए। ये बहुत विधायक खातिर कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ। इसके बाद अब फिर हिंदी में आ जाते हैं क्योंकि कुछ दर्शक जो है वो बाहर से भी देखेंगे। उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों में सबसे पहले किसे सुधारना चाहेंगे? इसलिए हम ये पूछ रहे हैं क्योंकि एक बार सारी चुनौतियां पास में आ जाएंगी तो कोई भी इंसान स्टेप बाय स्टेप करता है कोई भी चीज। तो इन तीनों में पहला प्राथमिकता मतलब किसको देंगे आप अपने विधानसभा? सुधार तो तीनों में जरूरी है। हाँ। तीनों को तत्काल जरूरी है, लेकिन शिक्षा वाला जो सुधार है वो चरणबद्ध तरीके से होगा। प्रशांत जी भी बता रहे हैं वो छू मंत्र से नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चरणबद्ध तरीके से होगा। चरणबद्ध तरीके से मतलब कि आप मान लीजिए हमारा सरकार बन गया तो विश्वस्तरीय शिक्षा कैसे अभी देंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास नहीं है। जब नेत्राहाट टाइप का स्कूल हम एक ब्लॉक के अंदर 2 या 3 बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें तो चरणबद्ध ही होगा। लेकिन जो ये स्वास्थ्य और बेरोजगारी का ये जो मुद्दा है ये इच्छा शक्ति जगा करके तत्काल माने एकदम 24 घंटा के अंदर इसको सुधारा जा सकता है। क्योंकि व्यवस्था है, वहाँ आपके पास बिल्डिंग है, डॉक्टर का डिप्यूटेशन है, सब कुछ है। बस इच्छा शक्ति जगा करके और हंटर चला करके डॉक्टर को वहां बैठा देना है। कहीं ना कहीं करप्शन में बिल्कुल करप्शन की तो गंगोत्री बह रही है। अच्छा हाँ, आप तो देख नहीं रहे हैं जिस स्वास्थ्य की बात हम लोग कर रहे हैं। आप एक एडिशनल हम प्रश्न आपको जोड़ देते हैं। हम आश्चर्य कर गए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी के खिलाफ उनके चोरी को हमारे नेता जब पकड़े प्रशांत किशोर जी और पीसी किया तो अगले दिन हमारे विधानसभा में वो राजापुर पंचायत है। अच्छा। राजापुर में कार्यक्रम कर रहे थे, उसके सेम अगले दिन एकदम सामान्य आदमी, पढ़े लिखे नहीं थे, माने एकदम कमजोर आदमी, और वो हमसे बोले कि बाबू ये जो प्रशांत किशोर कहनी है स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ एकदम मैंने हद आदमी कह दिले बा। हमने के कोरोना में जान झोरा छाप डॉक्टर बना जान बचावल है लोग, आई लोग कोरोना में अपार्टमेंट की नता लोग। तो हम आप सोचिए कि क्या बदलाव है लोगों में। कल बोलते हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो बात पहुंच जाता है। तो आप सोच लिए कि स्वास्थ्य में क्या स्थिति है। तो है तो मतलब ये सारी चीजें बदल सकती है, लेकिन इसमें एक नया रुख आएगा इस विधानसभा में क्योंकि पहले लोगों के पास दो ही ऑप्शन था, आरजेडी और जेडीयू। लेकिन अब आप क्या मानते हैं कि बिहार में पुरानी राजनीति और नई राजनीति एक नया मोड़ ले चुकी है? बिल्कुल ले लिए। देखिए समय समय पे बदलाव होता है ना, हर 10 वर्ष पे 20 वर्ष पे एक नया बदलाव होता है हर चीज में। एक नया क्रांति। हाँ, नया क्रांति आता है नेचर में भी, आदमी में भी। ये ह्यूमन नेचर है। तो पुरानी राजनीति और नई राजनीति जो है उस पर नई राजनीति स्कूल का बस्ता भारी पड़ेगा। और आप समझ लीजिए कि नई राजनीति जीतेगा, स्कूल का बस्ता जीतेगा और जन स्वराज का सरकार, जनता का सरकार होगा और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। जी, अंत में चलते चलते आप बड़हरा विधानसभा और साथ में बिहार के जो लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी बड़हरा की जनता और बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए एनडीए और इंडिया के लोगों ने 80 वर्ष से देश के आज़ादी के बाद आपको छलने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, आपके साथ मैंने जो छलावा किया, भेदभाव हुआ वो सब हुआ।
तो इस बार आप लोग उन लोगों के छलावे में नहीं आना है। एनडीए और इंडिया के लोग आपको भड़काने के लिए, आपको भरमाने के लिए आपके पास तक जाएंगे और अपना चेहरा बदल करके, नकाब बदल करके लोग घूम रहे हैं। उस बहकावे में नहीं आना है, उस भ्रम में नहीं फैलना है। इस और नौजवानों से ये, बिहार के नौजवान और बड़हरा के नौजवानों से ये कहेंगे कि आप लोगों का जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको देख करके, शिक्षा और रोजगार और बेरोजगारी का जो पलायन हो रहा है उसको देख करके जाना है। एनडीए और इंडिया के लोग जो चेहरा बदल करके घूम रहे हैं उनके भरमाने पे भरमना नहीं है, भटकना नहीं है। सीधा और सीधा जन स्वराज, जनता के सरकार को बनाइए और सारे नौजवान को प्रशांत किशोर जी के साथ अपना कंधा लगाइए ताकि बिहार का व्यवस्था परिवर्तन हो सके, बिहार में स्कूल का बस्ता जीते, शिक्षा और रोजगार का जो मामला है, बेरोजगारी का जो पलायन हो रहा है वो खत्म हो। यही आप सबसे अपील है। नमस्कार, प्रणाम। तो जन सुराज से जुड़ा हुआ ये एक पॉडकास्ट था, तो मैं भी काफी खुश था और काफी भैया ने अपने तरफ से बिना किसी लाभ लपेट के अपने बातों को रखा है। अब देखने वाला बात ये होगा कि ये समय बताएगा कि बिहार किस ओर जाता है। अभी जो बिहार की स्थिति है, विकास हो रहा है, कुछ लोग बोलते हैं करप्शन भी है, पहले बहुत करप्शन था, विकास नहीं था। जस्ट लाइक कह रहे हैं कि शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन हो, तो इन मुद्दों पे कितना काम होता है ये तो समय बताएगा। अभी हम लोगों ने जो पॉडकास्ट किया था इसका मुख्य कारण यही था कि जनता जो है जन सुराज के भी मुद्दों से रूबरू हो। तो सौरभ भैया, आपसे पॉडकास्ट करके काफी अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप ये बताइए, आपको मेरे साथ ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा? पहली बार जब हम आपसे बात किए तो लगा कि ब्रॉडकास्ट जो आप कर रहे हैं किस तरीके का प्रश्न करेंगे, लेकिन आप मेरे भाई की तरह हैं जी। और आपका जो कंटेंट है पूछने का वो बिल्कुल ही माने सुंदर और अच्छा कंटेंट है। एक अच्छे पत्रकार की तरह आप कंटेंट बना रहे हैं और इस हम समझ रहे हैं कि आने वाले समय का आप रजत शर्मा हैं। ये मेरा शुभकामना है कि भगवान आपको और ऊंचाई तक पहुंचाए। जी, तो दोस्तों मैं ऐसे ही मेहनत करते रहूंगा। भैया ने बहुत बड़ी बात कही है, वो तो अपने कर्म पे और अपने संघर्ष पे डिपेंड करता है कि आप किस ओर जाएंगे। मैं प्रयास करता रहूंगा कि और अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता रहूं, कंटेंट कम ही आए लेकिन अच्छा आए। यही मेरा शुरू से एक अंदर से संकल्प रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, पटना में ही किसी और गेस्ट के साथ। जय हिंद।